नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का इनकेस लर्निंग कैंपस में स्वागत है। आप लोग के लिए जुडिशरी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। किसी को भी अगर एपीओ किसी भी स्टेट के जुडिशरी और एचजीएस की क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो उसके लिए 1 सितंबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आप हरी अप हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। 1 सितंबर से आप लोगों के लिए चाहे एपीओ का हो, अभी यूपी में एपीओ की वैकेंसी विज्ञापित होने वाली है और 113 सीट आने वाली है, और बिहार का भी एग्जाम होने वाला है। आप लोग का बिहार जुडिशरी का भी मेंस का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अभी झारखंड की वैकेंसी आ गई है, झारखंड जुडिशरी की वैकेंसी आई है। किसी भी स्टेट की जुडिशरी हो, चाहे एपीओ हो, चाहे किसी भी स्टेट का एचजेएस का एग्जाम हो, एमपी एचजेएस का आपका फॉर्म आया है, इस समय छत्तीसगढ़ एचजेएस का फॉर्म आया है और हाल में ही अब यूपी एचजेएस का भी फॉर्म आने वाला है। तो सबके लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं आप दिमाग में बना लीजिए, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए थी। बेसिक चीज़ों में जहां से आपके चाहे जुडिशरी का क्लास हो, चाहे आपका जुडिशरी में एपीओ में एचजीएस में जीएस की क्लासेस हो, जो चैप्टर मैंने आपको लास्ट में स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में हमने आपको स्टार्ट किया था नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे जीएस हो चाहे जुडिशरी हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर स्टार्ट है। दोनों पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, चूंकि कुछ नए लोग होंगे तो उनके लिए हम रिवीजन कर दे रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि भारत क्या है, भारत भी एक संघात्मक राज्य है। लेकिन जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, जब उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विधियों का समावेश कर दिया कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है, यूनिटरी सिस्टम को धारण कर लेता है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि विश्व में दो तरीके के संविधान और सिस्टम पाए जाते हैं। पहले प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी देश फॉलो करते हैं वहाँ पे एक ही राजा या एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन को चलाता है। हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ आज भी यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जैसे चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, बुल्गारिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। जहां पर आज भी क्या है, राजवंश लगभग विद्यमान है, वहां पे एक ही राजा एक ही सरकार पूरे देश के लिए शासन को चलाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि विश्व के अन्य देशों में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, संघात्मक संविधान पाया जाता है, और जहां पे संघात्मक संविधान होता है वहां पे संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और संघात्मक शासन प्रणाली की क्या मुख्य विशेषता होती है, संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। केंद्र अपना शासन चलाता है और राज्य अपना शासन चलाता है। जैसे भारत भी क्या है, सिद्धांत एक संघात्मक राज्य है। यहाँ मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं और योगी जी अपना शासन चला रहे हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम भी बताया था कि विश्व की जिन देशों में संघात्मक संविधान पाए जाते हैं वहां पे संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, और जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली अर्थात फेडरल सिस्टम पाया जाता है, अर्थात फेडरलिज्म पाया जाता है, वहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। और यहीं से आपके मेंस का एक क्वेश्चन भी बनता है, और यहीं से आपके प्रीलिमिनरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कैसे प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। जब तक संघात्मक देशों में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा नहीं, तब तक वो अपना अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि वी हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। विच कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला मैंने आपको बताया था शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा मैंने आपको बताया था सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान की सर्वोपरिता, तीसरा मैंने आपको बताया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा मैंने आपको बताया था अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और पांचवा मैंने आपको बताया था अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। इस पर सारे टॉपिक्स पे मैंने चर्चा भी किया था, एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने इलेबोरेट भी किया था शॉर्ट में। चूंकि आज कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं तो वो शॉर्ट में थोड़ा सा सुन लें। हमने आपको बताया था कि फेडरलिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है शक्तियों का बंटवारा। जैसे भारत में भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो भी फेडरल कंट्री हैं वहाँ पे जब तक केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना अपना शासन चलाने के लिए कैसे स्वतंत्र होंगे और कैसे पावरफुल होंगे। तो भारत में भी किया गया है शक्तियों का बंटवारा। एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भारत में जो 7th शेड्यूल है, भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में दिया गया है, 3 लिस्ट के बारे में दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि रिसेंट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, इन 100 सब्जेक्ट्स पर केवल सेंट्रल लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है और केवल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ही उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। अर्थात इन 100 विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद ही विधि को बना सकता है और इस पर इन 100 विषयों पे ही सेंट्रल के जो डिपार्टमेंट हैं, 100 डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल के, उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात कार्यपालकी प्रशासन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको स्टेट लिस्ट के बारे में बताया था। स्टेट लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि 61 रिसेंट में सब्जेक्ट्स हैं अर्थात 61 विषय हैं। इन 61 विषयों पर केवल राज्य ही, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल ही विधि बना सकता है और उस पर प्रशासन कर सकता है। और तीसरा मैंने बताया था आपको कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। इस पर जब जिसको आवश्यकता पड़ेगी, केंद्र को आवश्यकता पड़ेगी अर्थात सेंट्रल को आवश्यकता पड़ेगी तो सेंट्रल विधि बना लेगा और राज्य को आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य विधि बना लेगा। लेकिन यदि दोनों एक ही विषय पर विधि बना लेते हैं और दोनों द्वारा बनाई गई विधियों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, विरोधाभास होता है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से केंद्र द्वारा बनाई गई विधि मान्य होती है। तो जैसे भारत एक संघात्मक देश है और यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसी तरीके से अन्य देशों में भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जितने भी संघात्मक देश हैं। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि क्यों सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोपरिता क्यों है, क्योंकि संविधान में ही शासन के तीनों अंगों, वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, विच पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशरी। तो इन शासन के जो 3 अंग हैं गवर्नमेंट के, तो 3 पार्ट्स हैं, उसके बारे में चूंकि संविधान में ही दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ही शक्तियों का बंटवारा भी किया गया होता है। जैसे भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसी तरीके से प्रत्येक देश के संविधान में ही शासन के विभिन्न अंगों के कंपोजिशन, राइट्स और ड्यूटीज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में इलेबोरेट किया गया होता है। इसलिए संघात्मक देशों में संविधान सर्वोपरि होता है, वहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसी तरीके से क्यों रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक देशों में होना जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, चूंकि संविधान में ही शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है और चूंकि शक्तियों का बंटवारा संघात्मक देशों का प्रमुख लक्षण होता है, इसलिए केंद्र एवं राज्यों के बीच में कभी कदा पावर्स को लेके आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये जुडिशरी के पास जाते हैं, न्यायपालिका के पास जाते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं। वहां जब ये जाते हैं तो जस्टिस, न्यायाधीश उनसे रिटेन एविडेंस मांगता है और आपको पता है कि रिटेन एविडेंस ही, लिखित साक्ष्य ही मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा ज़्यादा मान्य होता है। इसलिए संघात्मक देशों में लिखित संविधान का, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी होता है। फिर मैंने आपको बताया था अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको बताया था जो संघात्मक देश हैं वहाँ के संविधान में न के बराबर संवैधानिक संशोधन होता है। वहां पे जनमत संग्रह, कई देशों में, कई संघात्मक देशों में जनमत संग्रह कराना पड़ता है, उसके बाद वहां पे संवैधानिक संशोधन होता है। अर्थात रेयर एंड रेयरर केस में संघात्मक देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन होता है। इसलिए एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स
अन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि भारत एक लिबरल कंट्री है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कुछ अनुच्छेद में हो जाता है। तो सिंपल मेजॉरिटी का जो तरीका होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, जिस भी सदन में कोई प्रस्ताव, कोई बिल पेश किया जाता है, अगर उस सदन के 50% से उपस्थित 50% से एक भी ज़्यादा सदस्य यदि उस बिल पे प्रस्ताव पर विधि बनाने के पक्ष में अपना मतदान कर देते हैं तो कहा जाता है कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। वही बिल दूसरे सदन में जाता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है तो कहा जाता है साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की जो प्रक्रिया होती है वो अनफ्लेक्सिबल होती है, कठोर होती है, क्योंकि विशेष बहुमत के लिए, स्पेशल मेजॉरिटी के लिए पहले तो ये देखा जाता है कि जिस भी सदन में प्रस्ताव, बिल प्रस्तुत किया गया है उस सदन के मिनिमम 50% सदस्य उस दिन उपस्थित हैं या नहीं है। अब 50% से ज़्यादा चाहे जितने भी उपस्थित होते हैं, 60, 70, 80, 90, मान लीजिए 90% सदस्य उस दिन उपस्थित हैं, तो 90% का 2/3, 90% के 2/3 उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य यदि उस विषय पर विधि बनाने के पक्ष में अपना मतदान कर देते हैं तो कहा जाता है कि उस सदन में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। तो भारतीय संविधान, भारत एक लिबरल कंट्री है, इसलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, उसमें कुछ अनुच्छेदों में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया दी गई है वो सिंपल मेजॉरिटी से दी गई है और कुछ अनुच्छेदों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया दी गई वो स्पेशल मेजॉरिटी से दी गई है, जो कठोर है, अनम्य है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में नम्यता एवं अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण है। और लास्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था, लास्ट में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कोर्ट के बारे में, न्यायालय के बारे में, कि न्यायालय का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। तो जो संघात्मक देश हैं वहां के न्यायालयों को, जो एकात्मक देश हैं वहां के न्यायालयों की अपेक्षा ज्यादा पावर दिया जाता है। इसलिए ज्यादा पावर दिया गया होता है क्योंकि संघात्मक देशों में केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होने के कारण आपस में विवादों के होने की प्रबल संभावना होती है, और जब विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। जब न्यायालय में जाते हैं तो इसलिए संघात्मक देशों के न्यायालयों को एकात्मक देशों के न्यायालय, और ब्रिटेन क्या है, एक यूनिटरी कंट्री है, वहां का जो कोर्ट है उसको उतना पावर नहीं है जितना कि संघात्मक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के न्यायालयों को है। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था न्यायालय का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स के बारे में। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में बताया था और कुछ नए लोगों के लिए मैंने आज भी रिवीजन कर दिया। हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विधियों का समावेश कर दिया कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता, यूनिटरी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर लेता है। इसीलिए भारतीय संविधान को कोसाई फेडरल, अर्धसंघीय संविधान भी कहा जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग का टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में बताया हमने कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विधियों को शामिल कर लिया
कुछ ऐसे आर्टिकल्स का समावेश कर दिया कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। और यहीं से आपके प्रिलिमिनरी में चाहे लॉ का पोर्शन हो चाहे जीएस का पोर्शन हो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आर्टिकल हो गया, हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम। ओके, तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता को धारण कर लेता है। एकात्मकता के लक्षण, देखिए पहला है आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति। ओके, जब आपको हम स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताएंगे, राज्य कार्यपालिका के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो उस चैप्टर में जब हम राज्यपाल के बारे में आपको बताएंगे तो वहाँ पे आपको हम अनुच्छेद 155 में बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति उसके मुद्रा एवं अधिपत्र के द्वारा किया जाएगा। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। हमने आपको बताया चूंकि भारत भी क्या एक फेडरल कंट्री है, तो भारत में भी केंद्र को अपने अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और राज्य को अपने अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। अर्थात केंद्र को अपने अधिकारियों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करना चाहिए, राज्य को अपने ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 155 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 155 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। It means the president appoints the governor of all states. The president appoints the governor of all states. Article 155 provides the president appoints the governor of all states. It means प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन करना किसको चाहिए था? ये जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, कहाँ काम करते हैं? ये जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, स्टेट में काम करते हैं। तो इन गवर्नर की नियुक्ति, इन राज्यपालों की नियुक्ति स्टेट के किसी अधिकारी के द्वारा या स्टेट जो राज्य विधान मंडल है उसके द्वारा की जानी चाहिए थी। लेकिन सभी राज्यों के, वी हैव रिसेंटली 28 स्टेट्स इन इंडिया, 28 राज्य हैं और कितने टेरिटरी रेन हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे राज्यपालों उपराज्यपालों की नियुक्ति पूरे देश के लिए कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यूनिटरी सिस्टम का है कि फेडरलिज्म का है? ओके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यूनिटरी सिस्टम का है कि फेडरलिज्म का है? भाई सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। एक ही राजा
सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसका हो गया, यूनिटरी सिस्टम का हो गया। अतः यह कहा जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 155 के द्वारा एक ऐसी विधि का समावेश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया कि उस विधि के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान किसका कैरेक्टरिस्टिक्स धारण कर रहा है, एकात्मकता का कैरेक्टरिस्टिक्स धारण कर रहा है। और आपको हम बता दें यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एकात्मकता के लक्षण को धारण करता है। अब 4 ऑप्शनल दे देगा, अनुच्छेद 160, 161, अनुच्छेद 155, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस ऑप्शनल पे आपको निशान लगाना होगा, अनुच्छेद 155। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो एकात्मकता के लक्षण को धारण करते हैं, तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन, formation of new states and alteration of name, area and boundaries। ओके, जब आपको हम पार्ट 1 पढ़ाएंगे, कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे, पार्ट 1। तो पार्ट 1 जब आपको हम पढ़ाएंगे, पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे, जो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 1 to 4 तक है। ठीक है, जब पार्ट 1 बताएंगे तो वहां हम आपको बताएंगे भाग 1 कहां से कहां तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया वर्तमान में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो जब आपको पार्ट 1 हम बताएंगे तो उसी सीक्वेंस में आर्टिकल 3 आएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स तथा राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन, अल्ट्रेशन ऑफ नेम, एरियाज एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। जब किसी राज्य के नाम में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यूपी का पहले क्या नाम था, यूपी का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। मान लीजिए योगी जी चाहें कि उत्तर प्रदेश का नाम अब योगी प्रांत कर दिया जाए, तो ये कौन करता है, किसके लिए रूल बनाया गया है, आर्टिकल 3 कहता है
आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा परिवर्तन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कैसे करेगा? साधारण बहुमत से करेगा। ओके, राज्यों का निर्माण हो रहा है, दो राज्यों के भागों को या दो राज्यों को पूर्ण रूप से आपस में विलय करके या राज्यों के थोड़े थोड़े भागों को मिलाकर एक नए राज्य का जब निर्माण किया जाता है तो उसे फॉर्मेशन कहते हैं। और जब किसी राज्य के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में भी परिवर्तन करना है, राज्य के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन हो रहा है, तो करना किसको चाहिए? राज्य विधानमंडल को करना चाहिए। दो राज्यों के भागों को या दो राज्यों को पूर्ण रूप से विलय करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, तो करना किसको चाहिए? दोनों राज्यों के विधानमंडल के सहमति से करना चाहिए। लेकिन यहाँ कर कौन रहा है? यहाँ पे कर रहा है पार्लियामेंट, संसद अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेचर। हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो कौन है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का गठन किससे किससे होता है? प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपुल्स एंड हाउस ऑफ स्टेट्स, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है। तो यहां भी केंद्र ही कर रहा है, अर्थात सेंट्रल ही कर रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेचर ही कर रहा है, सिंपल मेजॉरिटी से कर रहा है। करना किसको चाहिए? राज्य विधानमंडल को करना चाहिए, लेकिन यहाँ केंद्र ही कर रहा है। तो फिर एक बार हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 को लिखा, आर्टिकल 3 के द्वारा जो विधि लिखी, उसमें एक ऐसी विधि का समावेश कर दिया कि इन विधियों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान किसका लक्षण धारण कर रहा है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है? आर्टिकल 3 किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है? यूनिटरी सिस्टम का फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि करना चाहिए स्टेट को, स्टेट लेजिस्लेचर को करना चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है? सेंट्रल कर रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेचर कर रहा है, पार्लियामेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए वो कौन से अनुच्छेद हैं जिनके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर ले रहा है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 का क्या कहता है? संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति, द powers of parliament on the state list in interest of
इन इंटरेस्ट ऑफ नेशंस, पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द स्टेट लिस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ नेशंस। राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों के ऊपर विधि बनाने की शक्ति। देखिए, एक ये जो आर्टिकल है 249, ये अलग से भी आपके एग्जाम में प्रिलिमिनरी में पूछता है। इसमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी विधि बनाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी में, चाहे जुडिशरी का जीएस कोर हो चाहे लॉ कोर हो, दोनों के पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि राज्य सूची के विषयों के ऊपर जब पार्लियामेंट, संसद राष्ट्रीय हित में विधि बनाती है तो इसके लिए प्रस्ताव पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः जब कोई भी बिल होता है तो धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी जो बिल होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को, मनी बिल को, फाइनेंशियल बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। लेकिन कुछ ऐसे भी अनुच्छेद में कुछ ऐसी विधियों को शामिल किया गया है कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में जो बिल होता है वो पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जब संसद को राज्य सूची के विषय के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में जब विधि बनानी होगी तो इसके लिए जब वो बिल प्रस्तुत करेगा तो पहले कहाँ करेगा? राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा। और जो राज्यसभा के उपस्थित एवं 2/3 सदस्यों के बहुमत से इस पर विधि बिल पारित हो जाएगा, बहुमत सिद्ध हो जाएगा और उसका लोकसभा भी अनुसमर्थन कर देगा और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देगा तो ये एक्ट का रूप ले लेगा। तो अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 कहता है कि संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर, हमने लास्ट क्लास में भी और आज के क्लास में भी आपको बताया था, इन 7th शेड्यूल वी हैव 3 लिस्ट। विच लिस्ट? फर्स्टली यूनियन लिस्ट, सेकेंडली स्टेट लिस्ट। In secondly state list we have 61 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61 सब्जेक्ट हैं। अर्थात राज्य सूची में 61 विषय हैं। इन 61 विषयों पर कौन विधि बना सकता है? केवल स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात राज्य विधानमंडल, राज्य विधायिका उस पर विधि बना सकती है। तो जब 7th शेड्यूल के राज्य सूची के 61 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दिया गया है, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्यों ऐसा किया? आर्टिकल 249 में यह विधि बना दी कि नेशनल इंटरेस्ट में संसद राज्य सूची के विषयों के ऊपर विधि बना सकती है। राज्य सूची के विषयों के ऊपर विधि बनानी चाहिए। स्टेट को बना कौन रहा है? सेंट्रल बना रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, संसद बना रहा है। बनाना किसको चाहिए? राज्य को। तो फिर देखिए, अनुच्छेद 249 के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? अनुच्छेद 249 के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में एक ऐसी विधि को शामिल कर दिया कि इस विधि के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भी भारतीय संविधान यूनिटरी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो अभी तक हमने ऐसे 3 अनुच्छेद बताए, 3 आर्टिकल्स के बारे में बताया जिसके इफेक्ट में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण करता है। पहला मैंने बताया आर्टिकल 155, दूसरा बताया आर्टिकल 3 और तीसरा बताया मैंने आर्टिकल 249। नेक्स्ट देखिए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन एवं
उत्सादन, the formation and abolition of all India civil services। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के पदों का, जो पद हैं, ठीक है, पदों का, ठीक है। फॉर्मेशन एंड एबॉलिशन का मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है। अगर अखिल भारतीय सेवाओं का जो पद है, ठीक है, फॉर्मेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज पोस्ट। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। संघ लोक सेवा आयोग, IAS, IPS, IFS के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ओके। और जो राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो क्या करता है? राज्य सूची के विषयों से संबंधित जो विभाग है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराता है और उनके लिए सेवा शर्तों को लागू करता है। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित पद हैं, DM, SP और अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत क्लास 1 के जो भी पद होते हैं, अगर उन पदों में से कोई पद है, अगर उस पद को समाप्त करना है या किसी नए पद का सृजन करना है, फॉर्मेशन करना है या एबॉलिशन करना है, तो कौन करता है? अनुच्छेद 312 में प्रावधानित किया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन एवं उत्सादन पार्लियामेंट ही करता है। कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, ठीक है, संसद करता है, ओके। लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि ये जो DM, SP और SSP और IFS के पद को धारण करने वाले अधिकारी हैं, ये काम कहाँ करते हैं? ये काम करते हैं राज्यों के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में। DM कहाँ काम करता है? जिले में काम करता है। जिले का सबसे बड़ा कार्यपालकीय अधिकारी कौन होता है? DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिलाधीश होता है। और ये जो DM है, SSP है, SSP भी काम कहाँ करते हैं? बड़े बड़े जिलों में करते हैं। IFS भी कहाँ? वन विभाग के क्लास 1 के अधिकारी वनवर्ती जिलों में काम करते हैं। तो जब इनके पदों को समाप्त करना है या एबॉलिशन करना है या फॉर्मेशन करना है, तो करना किसको चाहिए? जब राज्य के अंतर्गत जिलों में ये काम करते हैं और इनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किसको करना चाहिए? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को करना चाहिए। और इनके पदों का सृजन व उत्सादन भी राज्य विधानमंडल को करना चाहिए। लेकिन कर कौन रहा है? अनुच्छेद 312 में प्रावधानित किया गया है कि संसद द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के पदों का सृजन एवं उत्सादन किया जाएगा। करना किसको चाहिए? स्टेट को करना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर को करना चाहिए। इसलिए फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेकर्स थे, उन्होंने जब भारतीय संविधान को लिखा तो देखिए किस तरीके से इस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 312 के द्वारा भारतीय संविधान में एक ऐसी विधि का समावेश उन्होंने कर दिया कि इस विधि के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान फिर यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करने लगा है। यूनिटरी सिस्टम हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। वो कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है, ओके। तो इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट वो कौन सा आर्टिकल है जिसके परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर ले रहा है? ये लास्ट है, सेकंड लास्ट है। लास्ट इसको हम नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट कहेंगे।
आर्टिकल 352 क्या है? 352 में प्रावधानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह एवं इनकी प्रत्याशंका के कारण आपातकाल की उद्घोषणा इट मीन्स की प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, देश या देश के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेट में या छोटे से जिले में भी अगर वहां पे या तो युद्ध हो गया होता है या युद्ध होने की मात्र प्रत्याशंका होती है या कोई अन्य देश आक्रमण कर दिया होता है, अर्थात एक्सटर्शन एग्रेशन, कोई देश आक्रमण भारत पे कर देता है या किसी देश के द्वारा आक्रमण करने की मात्र प्रत्याशंका अर्थात खतरा भी विद्यमान होता है, या भारत देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो गया होता है, देश में ही कहीं अस्त्र शस्त्र के साथ अगर हिंसा हो गया है, आर्म्ड रेबेलियन हो गया शस्त्र के साथ, तो भारत का राष्ट्रपति इन 6 परिस्थितियों में अर्थात 3 बार एक्सटर्शन एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन और 3 इनकी प्रत्याशंका अर्थात पॉसिबिलिटी, इन 6 में से कोई भी ग्राउंड अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में विद्यमान है तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 352 के अंतर्गत भारत में इमरजेंसी की घोषणा कर देता है, आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है। और जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा जिस राज्य में की जाती है तो उस राज्य की विधायिकी एवं कार्यपालकी शक्ति, अर्थात जिस भी राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाएगी उस राज्य के लिए अब विधि वहां का विधानमंडल अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर न बना के कौन बनाएगा? सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएगा, संसद बनाएगा वहां के लिए विधि। अब उस राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो गवर्नर के हाथ से कहां चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। उस राज्य की कार्यपालकी शक्ति भी केंद्र के हाथों में चली जाएगी। अर्थात जिस राज्य में इमरजेंसी का उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वहां पर उस राज्य की विधायिकी एवं कार्यपालकी शक्ति किसके पास चली जाती है? अर्थात लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र के हाथों में चला जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से 352 के अंतर्गत जब आपातकाल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है तो भारतीय संविधान उस समय क्या हो जाता है? उस समय यूनिटरी सिस्टम को फॉलो कर लेता है, क्योंकि अब उस राज्य के लिए भी विधि केंद्र बना रही है। सेंट्रल लेजिस्लेचर और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? प्रशासन कर रहा है और विधि बना रही है। तो 352 के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में फिर भारतीय संविधान एक बार क्या कर रहा है? यूनिटरी सिस्टम को फॉलो कर ले रहा है। दूसरा देखिए आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। अब देखिए 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप लोग जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, कोई एचजीएस का भी होगा, कोई एपीओ का होगा, सब लोग हमें लगता है एलएलबी कर ही लिए होंगे या कर रहे होंगे। अगर स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं तो हमारी बातों को ध्यान से सुने। अगर कर लिए होंगे तो मुझे आशा है कि उनको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 356 के अंतर्गत
किस राज्य में लगाया जाता है? जिस राज्य का संवैधानिक तंत्र गड़बड़ हो जाता है, अर्थात जिस राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो फेल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेल होने का मतलब होता है कि उस राज्य में जो प्रशासन हो रहा है संविधान में बताए गए विधियों के अनुसार नहीं हो रहा है, अर्थात वहां भ्रष्टाचार और गबन व्याप्त हो गया है और उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लिखित रूप से इसकी संसूचना अगर राष्ट्रपति को भेजी जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा अन्य भी किसी माध्यम से ऐसी सूचना इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र गड़बड़ हो गया है और वहां का प्रशासन संविधान में बताए गए विधि में बताए गए विधियों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करता है? प्रेसिडेंट रूल को लागू कर देता है। और जिस राज्य में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है उस राज्य का विधायकी एवं कार्यपालकी शक्ति अर्थात लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ चला जाता है? केंद्र के हाथों में चला जाता है। अब वहां के लिए विधि कौन बनाता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाता है। प्रशासन कौन करता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक ऐसी विधि का समावेश कर दिया, सबमिशन कर दिया, शामिल कर दिया। इस विधि के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान क्या हो जा रहा है? यूनिटरी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अब इसी का लास्ट देखिए, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। अब कहेंगे आप वित्तीय आपातकाल क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है? ध्यान से सुनिए, वित्तीय आपातकाल जैसे आपातकाल होता है वैसे वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे प्रदेशों में या पूरे देश में लगाया जाता है जहां की फाइनेंशियल क्रेडिट गड़बड़ हो जाती है, अर्थात जिस राज्य के सरकारी खजाने में अर्थात संचित निधि आकस्मिक निधि में फाइनेंशियल क्रेडिट गड़बड़ हो जाती है या फाइनेंशियल अनरेगुलरिटी पाई जाती है, वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, तो ऐसे राज्यों में या पूरे देश में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। ओके, तो जिस राज्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है उस राज्य की धन एवं वित्त विधेयक अर्थात पैसे रुपए के संबंध में जो विधि होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र के द्वारा बनाई जाती है। केंद्र से परामर्श लेके ही ऐसे राज्य में कोई भी फाइनेंशियल बिल या मनी बिल पारित किया जाता है। फाइनेंशियल क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल क्रेडिट का मतलब हो गया, आप समझिए, इस तरीके से समझिए, आप लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, आपके गार्जियन आपको मंथली मान लीजिए 10,000 रुपीज भी देते हैं। अगर 10,000 रुपीज में से आप पहले हफ्ते में ही चले गए पीवीआर और यूनिक बाजार, वहां जाके आप 7,000 रुपये खर्च कर दिए, क्या हो गया? आपका फाइनेंशियल क्रेडिट गड़बड़ हो गया, आपके यहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो गई, आप वित्तीय अनियमितता के शिकार हो गए। तो आप क्या करेंगे? बाकी बचे 3 हफ्ते, तो 3 हफ्ते में आप खर्चा कैसे चलाएंगे? आप अपने खर्चों पे कटौती करेंगे। तो जैसे आप अपने खर्चों पे कटौती करेंगे, अपने फाइनेंशियल क्रेडिट को, फाइनेंशियल वित्तीय साख को सुदृढ़ बनाने के लिए जैसे आप खर्चों में कटौती करेंगे, उसी तरीके से जब फाइनेंशियल इमरजेंसी भी पूरे देश में या किसी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा तो खर्चों में वित्तीय फाइनेंशियल सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालकीय अधिकारियों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। लेकिन भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगा है। ये दूसरा विषय हो गया, जब आपको इमरजेंसी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस अनुच्छेद के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय संविधान यूनिटरी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो 368 के अंतर्गत जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है, तो उस राज्य की जो धन एवं वित्त विधेयक है, मनी एंड फाइनेंशियल बिल है, पैसे रुपये के संबंध में जो भी विधि होती है वो केंद्र के परामर्श से, केंद्र के द्वारा ही
फॉलो की जाती है। तो देखिए फिर किस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय संविधान को लिखा तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक ऐसे प्रोविजन को शामिल कर लिया, सबमिट कर लिया कि भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जब अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अब नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन किया जाता है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जब संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों को ऊपर राष्ट्रीय हित में, लोकहित में विधि बनाई जाती है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जब अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन एवं उत्साधन किया जाता है, और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लगाई जाती है, 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपातकाल लगाई जा रही है। तीन अनुच्छेदों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान क्या हो रहा है? इन अनुच्छेदों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को भी धारण कर ले रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में संघात्मकता एवं एकात्मकता अर्थात फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम का मिक्सचर है, अर्थात द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम। इसलिए केसी वियर ने, एक जूरिस्ट थे केसी वियर, केसी वियर ने कहा कि भारतीय संविधान क्या है? एक अर्धसंघीय संविधान है। क्या है भारतीय संविधान? एक अर्धसंघीय संविधान है। ठीक है, कोसाई कॉन्स्टिट्यूशन, कोसाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केसी वियर ने क्या कहा? केसी वियर ने कहा कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। क्यों अर्धसंघीय संविधान है? क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विधियों का समावेश कर दिया गया है कि उन विधियों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, अर्थात भारत के संदर्भ में हम लोग नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में हमारे संविधान निर्माताओं ने वो कौन कौन से अनुच्छेद को फॉलो किया, जिस अनुच्छेद, जिस आर्टिकल्स के इफेक्ट में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है, तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उन पर हमने विशद रूप से चर्चा की। और यहाँ से आपके प्रीलिमिनरी में कैसे क्वेश्चन बनेगा? प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। अगर ये सारे अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 249, 312, 352, 56, 60 अगर आपको याद रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, उस पर टिक लगा लेंगे। इसके अलावा भी भारतीय संविधान क्या है? चूंकि संघात्मक संविधान है तो भारत में भी केंद्र की नागरिकता अलग होनी चाहिए थी, राज्य की नागरिकता अलग होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे जब संविधान निर्माताओं ने नागरिकता को शामिल किया भारतीय संविधान में, तो ब्रिटेन से प्रेरणा पाकर भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता को धारण कर लिया है। तो ये एकहरी जो नागरिकता का अर्थात सिंगल सिटीजनशिप का भी जो प्रावधान है, ये क्या है? ये यूनिटरी सिस्टम को ही फॉलो करता है। तो नेक्स्ट आप इसको भी दिखा सकते हैं, जब मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप को भी आप क्या कर सकते हैं? सिंगल सिटीजनशिप को भी आप दिखा सकते हैं कि ये भी क्या है? यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है। जब आपको हम पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक बताएंगे तो वहां आपको हम बताएंगे, पहले ही बताएंगे स्टार्टिंग में कि भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता को ब्रिटेन से प्रेरणा पाकर शामिल किया गया है। चलिए, तो आज मैंने कुछ ऐसे अनुच्छेदों के बारे में बताया आपको कि उन अनुच्छेदों के परिप्रेक्ष्य एवं प्रभाव में भारतीय संविधान एकात्मकता के लक्षण को धारण कर लेता है। प्री में यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा मैंने बताया, और मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा। मेंस में क्वेश्चन पूछ देगा कि एकात्मकता के, भारत के संदर्भ में एकात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित कीजिए। एलैबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेंस में? इलैबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम। तो ये सब आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा।
चलिए आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे मेंस में लिखना है और हम आपको लिखवाएंगे भी। चलिए अब समय समाप्त हो गया है, फिर आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद।